वेलकम टू द सेशन। चैप्टर 4 के पार्ट 1, 2 और 3 में आपने देखा कि आजादी के तुरंत बाद आर्थिक मोर्चे पर हमारे सामने जो चुनौतियां थी उनके अलावा वैश्विक नीति में, वैश्विक व्यवस्था में और रणनीतिक मोर्चे पर भी हमारे सामने जो समस्याएं आई उनसे हमने कैसे पार पाया। 1971 के मुक्ति संग्राम, जिससे कि ईस्टर्न पाकिस्तान जो कि आज के बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो वेस्टर्न पाकिस्तान जो कि आज का सिर्फ पाकिस्तान है उससे अलग हुआ और एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक विजय भारत ने हासिल की। अब आता है इस चैप्टर 4 के आखिरी पार्ट में हम प्रवेश करेंगे और 1974 में एक बहुत बड़ी परिघटना हुई कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया। और इस परीक्षण के बाद, जो कि 1947 के बाद हमने गलती करी थी कि कमजोर रहते हुए हमने अपने पड़ोसियों से ये एक्सपेक्टेशन की कि वो हमारी स्वतंत्रता और स्वायत्तता की इज्जत करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे और जो हम दूसरों के प्रति रवैया रखते थे, हमने यही एक्सपेक्ट किया कि दूसरे देश भी हमारे प्रति यही रवैया रखेंगे, लेकिन वो गलत साबित हुआ। 1949 का पाकिस्तान का इनकर्शन हो, 1962 का चाइना के साथ वॉर हो, चाहे 1965 और 71 में पाकिस्तान के वॉर हो, हमारी वो शुरुआत में की हुई गलती का खामियाजा हमको हमेशा भुगतना पड़ा। और फिर हमने अपनी रणनीति में एक बदलाव किया और 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। हालांकि ये परमाणु परीक्षण, भारत का अपना रवैया ये था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जो हमारा विश्वास था उसको जताते हुए किया था और भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो कह सकते हैं जो बढ़ोतरी करना चाहता था, वो बेसिकली शांतिपूर्ण उद्देश्यों से करना चाहता था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी, जब होमी जहांगीर भाभा, एच.जे. भाभा, जो कि जनक माने जाते हैं भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के, उनके निर्देशन में हो चुकी थी। शांतिपूर्ण उद्देश्यों से ही अणु ऊर्जा या फिर एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करने की बात हुई थी। जिस वक्त भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, उस समय वह घरेलू राजनीति के लिहाज से बहुत ही मुश्किल था। उस समय की जो भी पार्टियां थीं, चाहे वो उस समय का जनता पार्टी रही हो, उन सब ने इसका विरोध किया। 1973 में अरब और इजराइल का वॉर हुआ था, जिसके बाद पूरे विश्व में जो खनिज तेल है उसके लिए भी काफी बड़ी एक हाहाकार मची हुई थी। अरब राष्ट्रों ने तेल के दारों में भारी वृद्धि कर दी थी, जिसका असर भारत के ऊपर भी पड़ा था और भारत आर्थिक समस्याओं से घिर गया था। इसके अलावा आप जानते हैं कि 3 पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि सन 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66 तक चली थी, उसके बाद सूखे और भारी युद्धों की वजह से 1966 से लेकर के 1969 तक हमारे देश में 3, हम कह सकते हैं कि रोलिंग प्लान, 3 एक वर्षीय योजनाएं देखने को मिली थी। पंचवर्षीय योजना के रास्ते से हम थोड़ा सा दूर हटे थे। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, भारत सरकार के हाथ में पूंजी आ गई, उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली और उस समय कुछ मजबूती हमारे देश में देखने को मिली। सेल्फ रिलायंस के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी हरित क्रांति और व्हाइट क्रांति जैसी, श्वेत क्रांति जैसी चीजें आ चुकी थी। तो भारत कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा आत्मनिर्भर भी होने लगा था और अर्थव्यवस्था भी थोड़ा सा लाइन पर आ गई थी। उसको देखते हुए भारत ने अपना, हम कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो इस पार्ट की जो हाईलाइट है वो यही है कि भारत के परमाणु ऊर्जा सिद्धांत जो है, परमाणु सिद्धांत, उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। मैंने वर्बेटिम लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, कोई भी इसमें चेंज नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत है इसलिए इसको अपने शब्दों में हम नहीं समझा सकते। जैसा है वैसे ही आपको इसको याद करना है, समझना है। तो इस सिद्धांत में पहला बिंदु जो आपको देखने को मिलता है वह है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट। यानी बेसिकली हमको डेटरेंस के लिए, यानी केवल एक अपने आप को बचाने के लिए हम अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा मुख्य बिंदु जो कि अभी खासकर की रहा था, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसके बारे में कुछ जिक्र किया था, तो ये न्यूज में रहा था, अ पोस्चर ऑफ नो फर्स्ट यूज। आप ध्यान रखेंगे 2003 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स बैठी थी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, वहां से भी आप देख सकते हैं। वहीं से इस डेटा को लिया गया है, ये ऑफिशियल जो है वो लैंग्वेज है।
A posture of no first nuclear weapons will only be used in retaliation against a nuclear attack on Indian territory or on Indian forces anywhere. यानी हमारी नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी पहले हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, और उसका प्रयोग अगर किया भी जाएगा परमाणु हमले का, तो केवल वो रिटेलिएशन, यानी हम पर अगर किसी ने हमला किया तो उससे बचने के प्रयास में भारत की टेरिटरी पर या फिर भारत की सेनाओं के खिलाफ दुनिया भर में कहीं भी अगर परमाणु हमला प्रयोग किया जाएगा, तभी हम रिटेलिएशन के रूप में यानी जवाब के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। तीसरा बिंदु है न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू अ फर्स्ट स्ट्राइक विल बी मैसिव एंड डिजाइन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। यानी कि न्यूक्लियर रिटेलिएशन जो होगा पहली स्ट्राइक में, अगर वो होता भी है तो वो बहुत ही बड़े स्तर पर किया जाएगा, और वो इस तरीके से डिजाइन होगा कि अनएक्सेप्टेबल डैमेज, यानी कि एक सहन ना करने वाली नीति के तौर पर उसका प्रयोग किया जाएगा। चौथा मुख्य बिंदु है न्यूक्लियर रिटेलिएटरी अटैक्स कैन ओनली बी ऑथोराइज्ड बाय द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आर्मी का जनरल या फिर हमारी वायुसेना के अध्यक्ष या चीफ मार्शल या नौसेना के एडमिरल इस हमले के लिए को ऑर्डर नहीं दे सकते। सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप ही इस हमले का जो है वो ऑर्डर दे सकती है। यानी कि जो नेता चुने जाते हैं जनता के द्वारा, सिविलियन पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, उन्हीं में से कोई इसका आदेश दे सकता है। अगला बिंदु है नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। यानी ऐसे देश जो कि घोषित तौर पर न्यूक्लियर वेपन जिनके पास नहीं है, उनके खिलाफ न्यूक्लियर वेपनरी का प्रयोग नहीं किया जाए। However, in the event of a major attack against India or Indian forces anywhere by biological or chemical weapons, India will retain the option of retaliating with nuclear weapons. भले ही उस देश के पास घोषित रूप में न्यूक्लियर वेपन ना हो, नाभिकीय हथियार ना हो, लेकिन अगर वो कोई बायोलॉजिकल यानी कि जैविक या रासायनिक हथियार का प्रयोग कर रहा है, तो भारत के पास ये ऑप्शन खुला रहेगा, बना रहेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन के द्वारा रिटेलिएट कर सके। अगला बिंदु है अ कंटिन्यूएंस ऑफ स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज, पार्टिसिपेशन इन द फिसल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी नेगोशिएशन एंड कंटिन्यूड ऑब्जर्वेंस ऑफ द मोरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्ट। यानी भारत इस बात का पूरा समर्थन करेगा कि न्यूक्लियर मिसाइल या उससे रिलेटेड मटेरियल और टेक्नोलॉजी का के एक्सपोर्ट पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाए भारत के द्वारा और अन्य देशों के द्वारा भी। कट ऑफ ऑफ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी परमाणु हथियारों से संबंधित अगर कोई संधियां हैं तो उनको बंद किया जाए, उनको रोका जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, और न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर भी कंटिन्यूड और ऑब्जर्वेंस रखा जाए, और मोरेटोरियम पीरियड होना चाहिए, यानी कि एक विशिष्ट समय उसके लिए होना चाहिए, तभी आप न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। कोई भी देश अगर रेगुलर बेसिस पर अपने न्यूक्लियर टेस्ट को कर रहा है तो उसका भारत विरोध करेगा। कंटिन्यूड कमिटमेंट टू द गोल ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, यानी भारत इस बात का भी प्रयास करेगा कि किसी भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो और ना ही किसी देश न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करे। और भारत ऐसा कैसे करेगा? थ्रू ग्लोबल वेरीफाइएबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, यानी कि वेरीफाइड होना चाहिए वो तरीका, ऐसा नहीं हो कि अनऑथोराइज तरीके से किसी देश को रोका जाए, और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का भी होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि अगर कोई देश किसी एक पर्टिकुलर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो उसको न्यूक्लियर टेस्ट करने का जो है वो परमिशन दे दिया जाए, लेकिन अगर कोई देश किसी एक पर्टिकुलर व्यवस्था का हिस्सा नहीं है तो उसको फिर वो परमिशन ना दी जाए। इस डिस्क्रिमिनेशन का भारत विरोध करेगा, ऐसा नहीं करेगा। सबके लिए एक समान बंदिशें, एक जैसी रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बिंदु हैं जो कि ऑफिशियल हैं भारत की परमाणु नीति से संबंधित। 1974 में जब भारत ने अपना परमाणु ऊर्जा स्टार्ट किया, वहां से एक बहुत बड़ा लीप एंड बाउंड सक्सेस देखने को मिला, और उसके बाद बहुत हद तक भारत अपने आप को सीधे सीधे युद्ध में जाने से बचने से भी रोक पाया और आर्थिक मोर्चे पर हम आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स,
क्लास 12th का एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस बुक 2 का चैप्टर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगले चैप्टर्स के लिए आप जरूर एग्जाम हिंदी को सब्सक्राइब करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पर डेली अपलोड